नमस्कार, मैं हूं विमल मोहन। कोरोना से जुड़े इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कई लोग ऐसा मानने लगे हैं कि कोरोना संक्रमण अब अपने ढलान पर है, लेकिन 6 ऐसे राज्य हैं भारत में जहां सबसे ज्यादा केस आए हैं और 6 ऐसे राज्य हैं जहां मौतें भी सबसे ज्यादा हुई हैं। इनमें 5 राज्य दोनों में कॉमन भी हैं, गुजरात और छत्तीसगढ़ को छोड़कर। लेकिन इससे जुड़े कई मिथ हैं, कई भ्रांतियां हैं, कई अफवाहें हैं जिनसे बचने की जरूरत है। आज की सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने ऐलान कर दिया है कि 1 मार्च से अब प्राइवेट अस्पतालों में 250 रुपए में कोरोना के वैक्सीन उपलब्ध होंगे। 1 मार्च से ही 60 साल के पार के बुजुर्गों को और कोरोना वैक्सीन दी जा सकेगी। 45 साल के कोमॉर्बिड जो लोग होंगे उनको भी ये वैक्सीन दी जा सकेगी। इस बीच कई कोविड वॉरियर्स जो हैं, जो वैक्सीन की उन्हें दूसरी डोज मिल चुकी है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस विषय के एक्सपर्ट और सबसे पहले वैक्सीन लेकर मिसाल कायम करने वालों में से एक एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। डॉक्टर गुलेरिया, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और सबसे पहले जो सरकार ने ऐलान किया है प्राइवेट अस्पतालों में 250 रुपये में कोरोना वैक्सीन का, इससे खासकर मध्यम वर्ग को बहुत बड़े राहत के तौर पे देखा जा सकता है। मध्यम वर्ग, लोअर मिडिल क्लास, सबको बिल्कुल, इसमें दो फायदे हैं। एक तो नंबर ऑफ वैक्सीनेशन साइट्स एकदम बढ़ जाएंगी और बहुत शहरों में भी गांव में भी एक इससे बहुत फायदा होगा। और दूसरा ये कि इसके वैक्सीन के कॉस्ट इतना ज्यादा नहीं होगा, तो हर एक आम आदमी जो है इतना खर्चा करके प्राइवेट हॉस्पिटल में भी वैक्सीन लगा सकता है। और जैसे जैसे अब हम 60 साल की ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीनेट कर रहे हैं, 45 साल से ज्यादा जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, तो उनका नंबर भी ज्यादा है। इसलिए उस नंबर को जल्दी से हम पूरा कर पाए, इसलिए ज्यादा साइट्स चाहिए। और मेरे को ये लगता है कि ये जो प्राइवेट सेक्टर को साथ में जो हमने जोड़ दिया है, उससे एक बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि एकदम साइट्स खुल जाएंगी, कॉस्ट इतना नहीं है, तो इसलिए आम आदमी भी वैक्सीन लगा सकता है और किसी भी पास वाले जो अप्रूव प्राइवेट सेंटर है उसमें जाके वैक्सीनेट कर सकता है। बिल्कुल। और कई सेंटर्स हैं इंडिया में अक्रॉस, ये CGHS के भी अस्पताल है, 6000 सरकारी हैं, 10,000 प्राइवेट हैं जहां पे लोगों को मिल सकता है। लेकिन कई, मैं डॉक्टर से बात कर रहा था, डॉक्टर गुलेरिया, तो जो उनको भी नहीं बताया गया कि कौन सा वैक्सीन है। क्या ये जो अगला जो दौर आएगा इसमें पता चल सकेगा कि आप कौन सा वैक्सीन ले रहे हैं? क्या आपकी चॉइसेस होंगी जो आप ले सकते हैं, या ये कितना सेफ है ये तरीका? वैक्सीन की चॉइस नहीं हो पाएगी क्योंकि लॉजिस्टिकली वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर एक सेंटर है तो वहां पे एक ही वैक्सीन होगी, क्योंकि उसमें देने में भी आसानी होगी, क्योंकि 2 डोजेस देने हैं। तो हम ये नहीं चाहते कि एक डोज हो और दूसरी वैक्सीन लग जाए। तो हर एक वैक्सीन साइट पे जो वैक्सीन होगी वो एक प्रकार की होगी, जिससे आप वहां जाके वो वैक्सीन लगा सकते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि दोनों वैक्सीन सेफ हैं, दोनों इफेक्टिव हैं। जहां पे जो वैक्सीन लग रही है वो हमको आगे आके लगा लेनी चाहिए। लेकिन ये बात भी सही है कि आपके वहां पे अगर ज्यादा साइट्स हैं, तो ये हो सकता है कि एक साइट पे एक वैक्सीन लग रही है, दूसरी साइट पे दूसरी वैक्सीन लग रही है, और वो आप जान सकते हैं। और चाहें तो वहां पे जो जैसे आप चाहें तो लगा सकते हैं। लेकिन वैक्सीनेशन जो है वो हर एक साइट पे एक ही होगी। वहां जाके आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते कि मैंने ये लगानी है और मैंने ये लगानी है। और अगर हम देखें तो हमें इसी दौर में बहुत ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करने की जरूरत है। हमें ज्यादा डोजेस चाहिए, इसलिए लॉजिस्टिकली और डोज के हिसाब से हम इतना ज्यादा लोग पिक एंड चूज नहीं कर सकते। और आस्ता आस्ता अगले कुछ हफ्तों में, 1-2 महीनों में 1-2 वैक्सीन और आ जाएंगी। स्पुतनिक वैक्सीन भी है, कैडिला की वैक्सीन भी है, वो भी मार्केट में आ जाएंगी, उसके भी अप्रूवल हो जाएगा। तो ये भी जब हमारे वैक्सीन ड्राइव में आएगी तो और कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए एक साइड पे एक ही वैक्सीन रहे, वो बेहतर रहेगा। लेकिन इंटरनेट का ज़माना है, लोग पढ़ते तो हैं कि कौन सी वैक्सीन कितना एफिकेसी है उनका। इस हालत में आपको पता चल सकेगा कि आप कौन सी वैक्सीन ले रहे हैं या नहीं? हाँ, वो तो वैक्सीन कोडेड तो है ही नहीं। आप जब किसी साइट पे जाएंगे तो आपको एकदम पता चल जाएगा कि इस साइट पे कौन सी वैक्सीन दी जा रही है। तो आपको ये एकदम आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे कोविशील्ड लग रही है या कोवैक्सीन लग रही है, या बाद में दूसरी वैक्सीन आए कि ये लग रही है या नहीं लग रही। लेकिन हर एक साइट में दोनों वैक्सीन अवेलेबल नहीं होंगी कि आप आज क्या लगाना चाहते हैं। तो साइट वाइज वैक्सीन जो है वो एक ही होगी। आप अपनी साइट चुन सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं यही कहना चाहूंगा कि आप जो आपके पास में सेंटर है वहीं आके वैक्सीन लगाएं। लॉजिस्टिकली आपके लिए भी आसान रहेगा, क्योंकि 2 शॉट लगानी है, दूसरे 28 दिन बाद आपको दूसरा भी टीका लगाना है। इसलिए ये बेहतर रहेगा कि आप जो भी पास में साइट है वहां, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, जहां भी आप जाना चाहें,
वहाँ जो वैक्सीन मिल रही है वो आप लगा लें। एक और डब्ल्यूएचओ ने जो कहा है, जो इसके सिम्टम्स हैं वैक्सीन के, साइड इफ़ेक्ट्स जो कहते हैं, शोर आम हो जाता है या फिर हल्का बुखार है, कुछ रेयर केसेस में एक्सट्रीम मतलब जो साइड इफ़ेक्ट है वो भी हैं। इसको लेके कितना डरने की बात है या कितना सेफ है फिर भी, अगर आम जनता के लिहाज से देखें इसको तो? देखिए, ये मैं कहूंगा कि वैक्सीन तो बिल्कुल सेफ है। अगर हम भारत की ही बात करें, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुका है, और 1 करोड़ से ज्यादा जो लोगों को वैक्सीन लगा, हमने ये देखा कि बिल्कुल सेफ है, किसी की डेथ नहीं हुई है। हमारे साइड इफेक्ट का जो डेटा है वो तो बहुत कम साइड इफेक्ट्स दिखाते हैं, और माइनर साइड इफेक्ट्स है कि जहाँ पे आपको टीका लगा उस साइट में थोड़ी सी दर्द हो गई, या एक दिन बुखार हुआ, या थोड़े शरीर में दर्द है, बॉडी एक्स हुई, सिर में दर्द हुई, और वो एक दिन में, 1-2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो अब तो हमारे पास बिल्कुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि जब 1 करोड़ से ज्यादा भारतीयों को वैक्सीन लग गई है और उनमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और उसमें कुछ ऐसे लोग भी थे, डॉक्टर्स भी थे, फ्रंटलाइन वर्कर्स भी थे, जो बुजुर्ग थे, जिनको कोमॉर्बिडिटीज थी, वो उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो अब हमें वैक्सीन के साइड इफेक्ट के बारे में बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए और आगे आके टीका लगाना चाहिए। क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं कुछ राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं, और हम ये भी देख रहे हैं कि हमें अगर पैंडेमिक से निकलना है तो एक यही रास्ता है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करें। तो बिल्कुल। ये जो एक डॉक्टर गुलेरिया, हम आपको वो मैप भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, जो जिन 6 राज्यों में बढ़े हैं और जिन 6 राज्यों में मौत के भी आंकड़े हैं, खासकर जो खासकर अगर जैसे महाराष्ट्र की बात करें, यवतमाल और अमरावती की बात करते हैं, और मुंबई में वो एग्जाम्पल हम देते का एक रीज़न बताया जा रहा है कि यहाँ अमरावती यहाँ से और यवतमाल से बड़ा है, लेकिन बीच में कई ज़िले हैं जैसे नासिक है, औरंगाबाद है, इन ज़िलों में नहीं हुआ है लेकिन मुंबई में हुआ है। इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? क्या एयर ट्रैवल है उसकी वजह से है, या अचानक ये अनदर सर्ज है, सेकेंड वेव है वैक्सीन के बाद? कैसे इसको एक्सप्लेन करें? तो कुछ हद तक एक वेव है, सर्च तो है कुछ हद तक, इसके कारण कई हैं। तो मेरा ये मानना है कि सबसे बड़ा जो कारण है वो यही है कि कई एरियाज में हमने ये सोच लिया कि कोविड खत्म हो गया है और अब हमें मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, फिजिकल डिस्टेंसिंग की जरूरत नहीं है, और कई जगह पे बहुत ज्यादा क्राउड इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं। अब मान लीजिए ऐसे ही कोई क्षेत्र है जहां पे बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए, किसी ने मास्क नहीं लगाया, कोई फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं है, और वहां पे 1 या 2 व्यक्ति हैं जिनको कोविड है, वो अगर खांसते हैं या चीखते हैं, और वो जगह सुपर स्प्रेडिंग इवेंट बन सकता है। एक व्यक्ति से वहां कई लोगों को कोविड हो सकता है और एकदम केसेस वहां पे बढ़ सकते हैं। उसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि लोग जो है अब इतना अपने आप को टेस्टिंग नहीं करा रहे, आगे नहीं आ रहे हैं, तो इसके लिए ये केसेस जो है कई एरियाज में एकदम बढ़े हैं। और इसलिए ये वैक्सीन के साथ साथ ये बहुत जरूरी है कि हम समझें कि अभी कोविड खत्म नहीं हुआ है, वायरस अभी भी हमारे देश में है, और वो मौका ढूंढ रहा है कि वो कैसे बढ़े, वो कैसे आगे अपने आप को फैलाए, उसके नंबर्स बढ़े। तो इसलिए हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पूरा रखना पड़ेगा। जहां जहां पे वो नहीं हुआ और इन्फेक्शन था, वहां पे एकदम केसेस बढ़ गए। डॉक्टर गुलेरिया, इसी से जुड़ा ये जो है, जैसे 2 स्ट्रेन कहे जा रहे थे, साउथ अफ्रीका और यूके के, लेकिन इसके अलावा जो यवतमाल में मिला E484 के या N440 के जो आंध्र प्रदेश में मिला, सतारा में V9111, ये जो स्ट्रेन्स मिले हैं, ये क्या है? मतलब यूके के स्ट्रेन्स हैं या हमारे यहाँ ओरिजिनली अलग म्यूटेशन हो रहा है? ये जो आपने कहा 484 और ये म्यूटेशंस हैं जो यूजली स्पाइक प्रोटीन में देखे जाते हैं। अगर हम कोई भी म्यूटेशन की बात करें तो एक तो ये होता है कि इस कोविड वायरस जो एक आरएनए वायरस है उसमें म्यूटेशन रेगुलरली होते हैं। लोगों का मानना है कि हर महीने 2 या 3 म्यूटेशन तो वायरस में होते ही हैं, लेकिन कई म्यूटेशन ऐसे होते हैं जिसका कोई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। पर हमें चिंता रहती कोई ऐसा म्यूटेशन तो नहीं है जिसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हो, कि वो ज्यादा वायरस इन्फेक्शियस तो नहीं हो गया, ज्यादा लोगों में फैलना तो नहीं शुरू हो गया, या ज्यादा खतरनाक तो नहीं हो गया कि ज्यादा वो लोगों की डेथ कर रहा है, या वायरस ऐसा तो नहीं हो गया कि ये अब इम्यून एस्केप मैकेनिज्म इसमें आ गया कि वैक्सीन की एफिकेसी कम हो जाएगी। तो अगर हम देखें अभी तक जो आईसीएमआर से डेटा आया है उसमें ये देखा गया कि जो भारत में उन्होंने वेरिएंट्स पाए हैं जो जीन सीक्वेंसिंग करके, उसमें अभी तक ऐसा डेटा नहीं आया कि ये वायरस जो है वो वैक्सीन, उसमें वैक्सीन का असर कम हुआ है या उसमें ज्यादा मोर्टेलिटी हो रही है।
और ये भी नहीं लगता कि ये ज्यादा इन्फेक्शियस है। लेकिन बात आपकी सही है कि वैक्सीन जो है, जैसे जैसे वायरस हमारे यहाँ पे रहेगा तो वेरिएंट्स भी बनेंगे, भारत के अपने वेरिएंट्स भी बन सकते हैं। और इसीलिए जैसे मैंने पहले कहा कि अगर वेरिएंट हो या पुराना वाला वायरस हो, अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखेंगे तो वो भी आगे नहीं फैलेगा और उसका स्प्रेड हम रोक पाएंगे। तो वेरिएंट के जब वेरिएंट हमारे देश में अगर आता है या अगर है, तो ये और ज्यादा जरूरी है कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएं और ये समझें कि अभी वायरस खत्म नहीं हुआ है, वो अपने आप को आगे फैलने की कोशिश कर रहा है। और इसलिए मास्क लगाना, 2 गज की दूरी, क्राउडेड एरिया में नहीं जाना या क्राउड नहीं बनाना, ये बहुत जरूरी है। अब हम देखते हैं कि शादियां भी हो रही हैं, लोग पार्टीज भी कर रहे हैं और वहां पे लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। तो ये एक वायरस को हम मौका दे रहे हैं फैलने का, और अगर कोई वेरिएंट वायरस है तो वो ज्यादा जल्दी फैलेगा। बिल्कुल। और अगर मौत के आंकड़ों को एक बार हम अगर फिर से आपको मैप में दिखा भी रहे हैं, अगर मेक्सिको में देखें तो जो न्यू डेथ्स हैं वो 782 हैं, रूस में 439 हैं, पोलैंड में 300 से ज़्यादा हैं, इंडोनेशिया में, यूके में भी हैं और अमेरिका में भी हैं। इंडिया में उस लिहाजन देखें तो हमारा कंट्रोल फिर भी ज़्यादा दिखता है। इंडिया में अगर हम देखें तो हमारी केस फर्टिलिटी हमेशा कम रही है। इंडिया में हमारे नंबर्स ज्यादा थे लेकिन परसेंटेज वाइज हमारी डेथ रेट कम रही है, और वो एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि उसके कई कारण हैं। लेकिन अभी जब हमारे केसेस आस्ता आस्ता बढ़ रहे हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि अगर केसेस बढ़ेंगे तो हमारा हमारा हमारे जो नंबर ऑफ पीपल जो बीमार होंगे, हॉस्पिटल में पहुंचेंगे, वो भी बढ़ेंगे और डेथ भी उसके हिसाब से होंगे। तो ये सारी चीजें लिंक्ड हैं। लेकिन अभी ऐसा ऐसा कोई सिग्नल नहीं है कि इस अब जो हमारे नए जो केसेस बढ़ने शुरू हुए हैं उसमें डेथ्स ज्यादा हैं। डेथ का रेशो उस टाइप का ही है, लेकिन अभी भी यही मैं कहूंगा कि हमें सतर्क रहना है, सर्वेलेंस ज्यादा करनी है, टेस्टिंग, ट्रैकिंग, आइसोलेशन फिर से अग्रेसिवली करने की जरूरत है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत स्ट्रिक्टली लागू करने की जरूरत है। और ये कोशिश करनी चाहिए कि जहां भी ये केसेस बढ़ रहे हैं वहां पे हम कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी बनाएं कि वहां से केसेस और देश के और भाग में ना फैलें, और वहीं पे हम केसेस को एकदम कंट्रोल कर पाएं, लोगों को आइसोलेट कर पाएं, क्वारंटाइन कर पाएं, जिससे वायरस आगे ना फैले और हम अपने केसेस फिर कम कर पाएं। बिल्कुल सावधान रहने की ज़रूरत है, जैसा डॉक्टर गुलेरिया कह रहे हैं। आपका बेहद शुक्रिया डॉक्टर गुलेरिया इस पूरी जानकारी के लिए। और शायद मास्क आज के डेट में सबसे बड़ी वैक्सीन है जिसके सहारे हम बच सकते हैं। सतर्कता बरतनी होगी, तभी कोरोना से पूरी तरह से निजात एक तरह से मिल सकता है। एक बड़ी खबर ज़रूर आई है कि कोरोना की वैक्सीन जो है आम लोगों के लिए भी अब 250 रुपये में सरकारी अस्पतालों में और बहुत सारे लोगों को मुफ्त में भी उपलब्ध है।